हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एससीआई यानी कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। इस स्टॉक से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं गिरावट को लेकर। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर हमें गिरावटें देखने को मिल रही है स्टॉक के अंदर। अब यहाँ पर कुछ इन्वेस्टर्स जो हैं वो हाई के लेवल पर बाइंग करके फँसे हुए हैं और कुछ यहाँ पर लो के लेवल पर भी बाइंग किए हैं, लेकिन उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो धीरे-धीरे घट रहे हैं। तो ऐसे में वो लोग भी पैनिक हो रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें? तो ये सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। हाई के लेवल पर बाइंग कर रखा है तो क्या कर सकते हो? लो के लेवल पर बाइंग कर रखा है तो क्या कर सकते हो? शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग किया है तो क्या कर सकते हो? लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रखा है तो क्या कर सकते हो? साथ ही साथ अगर किन्हीं को फ्रेश बाइंग करनी है यहाँ पर तो उनके लिए कैसी अपॉर्चुनिटीज़ है फिलहाल, वो सभी भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम अभी की बात करें, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ओपन मार्केट में वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ पर हम गिरावट के परसेंटेज की बात करें तो स्टॉक के अंदर -1% के अप्रोक्स गिरावट देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पर जो स्टॉक की प्राइस है फिलहाल है 327 रुपये के अप्रोक्स। अगर हम ओपन प्राइस की बात करें तो ये जो शेयर है ये ओपन हुई थी 334 पर, वहाँ से हाई लगाई और गई 341 तक। ठीक है, 341 तक गई ओपन होकर, ये हाई रही है आज की। लेकिन फिर यहाँ से काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, तो फिर ये जो शेयर है ये गिरकर लो लगाई 326 की और फिलहाल अभी 327 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो गिरावट हमें ठीक-ठाक देखने को मिली है। मॉर्निंग में तो थोड़ी-सी यहाँ पर पॉजिटिव मूवमेंट्स देखने को मिली थी, लेकिन यहाँ पर फिर बाद में गिरावट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर हम थोड़ा-सा कंपनी को डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनी का बिज़नेस क्या है और फंडामेंटल्स, प्रॉफ़िट एंड सेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा-सा शॉर्टकट में डिस्कस करेंगे। बाकी डिटेल्स में अगर आप कंपनी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट कर देना, फिर इसके ऊपर एक फुल एनालिसिस वीडियो आ जाएगी। देखो, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज़ एंगेज्ड इन द बिज़नेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड पैसेंजर्स। तो देखो, ये जो कंपनी है, ये शिपिंग के माध्यम से गुड्स एंड पैसेंजर्स की ट्रांसपोर्टिंग करने की काम करती है। बेसिकली आप इसे ऐसे समझ सकते हो शॉर्टकट में, ठीक है? बाकी यहाँ पर हम फंडामेंटल्स को देखें तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट कैप की बात करें तो 15,241 करोड़ की मार्केट कैप है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक के पी की बात करें तो 24.9 है, इंडस्ट्री पी 28.9 है। तो देखा जाए तो वैल्यूएशन ठीक है, एक्सपेंसिव नहीं है, वैल्यूएशन सही है। और यहाँ पर फिर पेग रेशियो की बात करें तो 0.6 है, तो पेग रेशियो भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। पेग रेशियो के अकॉर्डिंग भी देखें तो स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है, ठीक है। आरओसी के परसेंटेज की बात करें तो 7.95% है, आरओई 9.18% है, कुछ खास यहाँ पर नहीं है आरओसी एंड आरओई। फिर यहाँ पर हम प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 63.8% है, प्लेस्ड कुछ भी नहीं है, चलो अच्छी बात है। फिर यहाँ पर करंट प्राइस 327 है, बुक वैल्यू 150 की है। एंड फिर यहाँ पर डेब्ट की बात करें तो डेब्ट है यहाँ पर 2,914 करोड़ की और डेब्ट टू इक्विटी 0.42 की है। तो देखा जाए तो डेब्ट भी कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है कंपनी के अंदर। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 548 करोड़ की फ्री कैश है कंपनी के पास। फिर 52 वीक हाई की बात करें तो 385 है, लो है 96.8। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.13% है, फेस वैल्यू 10 रुपये की है, ईपीएस है 13.1 रुपये की। तो फंडामेंटल्स के अंदर कुछ खास हमें देखने को नहीं मिल रहा है। बस वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पर चलो चीप है, ठीक है, सस्ती वैल्यूएशन देखने को मिल रही है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा चीप नहीं कहेंगे इसे हम। और यहाँ पर आरओसी एंड आरओई की बात करें तो सिंगल डिजिट में है, ये भी कुछ खास देखने को हमें नहीं मिल रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, सेल्स की बात करें तो कंटिन्यूअसली यहाँ पर हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रही है कंपनी की सेल्स। एंड यहाँ पर देखो, बस इस बार यहाँ पर अगर हम देखें तो घटी है कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट। एफवाई 24 की बात मैं कर रहा हूँ। बाकी ये जो पिछले 3 साल है इनके अंदर बढ़िया कंसिस्टेंसी के साथ हमें ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पर एफवाई 24 के अंदर जो सेल्स है ये कंपनी की घटी है, 5794 करोड़ से घटकर 5046 करोड़ पर आ गई है। फिर यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखो, 800 करोड़ की नेट प्रॉफिट थी जो कि घटकर 612 करोड़ पर आ चुकी है। इधर कंसिस्टेंसी देखने को मिली, बस इस बार यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिला है एफवाई 24 के अंदर। फिर यहाँ पर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो कुछ खास यहाँ पर भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। 10 साल में 2%, 5 साल में 5%, 3 साल में 11% और टीटीएम में माइनस में है, -13% है कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ।
प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 साल में 15%, 5 साल में चलो बढ़िया है 42%, 3 साल में देखो 0%, टीटीएम में देखो -10%। तो प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ भी देखें तो कुछ खास यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिले हैं। सिर्फ यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर देखें तो 5 साल में 42% है, बढ़िया है। लेकिन इसी प्रकार से यहाँ पर इधर भी हमें बढ़िया मिलने चाहिए थे, ठीक है। अगर हम स्मॉल कैप कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो जनरली रिस्क तो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो रिस्क के बदले में रिवॉर्ड्स भी तो हम ज़्यादा एक्सपेक्ट करके चलेंगे, है ना? कंपनी की जो सेल्स है एंड प्रॉफिट जो है वो डबल डिजिट के साथ बढ़नी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर रिस्क ले रहे हैं तो उसके बदले में रिवॉर्ड भी बढ़िया मिलनी चाहिए। तो कंपनी के अंदर उस प्रकार से ग्रोथ भी होनी चाहिए सेल्स एंड प्रॉफिट के अंदर, तभी तो हम यहाँ पर रिस्क लेना चाहेंगे। अगर यहाँ पर हम रिस्क भी ले रहे हैं लेकिन कुछ खास कंपनी के अंदर सेल्स एंड प्रॉफिट्स बढ़ते हुए देखने को नहीं मिले, तो फिर क्या फ़ायदा यार, यहाँ तो हमारा नुकसान बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। इन चीज़ों को समझो, ठीक है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो ये देखो बढ़िया है, कंपनी भले ही अपनी सेल्स एंड प्रॉफिट बढ़ाए या ना बढ़ाए बढ़िया तरीके से, लेकिन देखो स्टॉक की जो प्राइस है ये बढ़िया तरीके से बढ़ी है। और यही परसेंटेज में अगर सेल्स एंड प्रॉफिट देखने को मिलती तो फिर एक नंबर रहता। वैल्यूएशन भी यहाँ पर जो अभी आपने पी देखी है वो हाई रहता। वैल्यूएशन यहाँ पर सस्ती क्यों हो गई है, मार्केट ने क्यों सस्ती कर दी है? क्योंकि उस प्रकार से कंपनी सेल्स एंड प्रॉफिट को डिलीवर भी नहीं की है, इसी वजह से वैल्यूएशन सस्ते देखने को मिल रहे हैं कंपनी के, ठीक है। अब देखो रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। चलो, यहाँ पर हमने काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया, बेसिकली कंपनी के फंडामेंटल्स, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ों को समझा। तो देखने को हमें ये मिला कि कंपनी के फंडामेंटल्स कुछ खास मजबूत देखने को नहीं मिल रहे हैं। सेल्स एंड प्रॉफिट की बात करें तो हमने देखा कि यहाँ पर कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर रिटर्न ऑन इक्विटी भी कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस हिसाब से पर्सनली मैं अपनी बताऊँ, अगर मुझे यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा तो मैं इसके मुकाबले में दूसरी कंपनीज़ को ढूँढूँगा। क्योंकि देखो, हम यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनी है ये, इसमें रिस्क ले रहे हैं, तो रिस्क के बदले में कंपनी के अंदर हम उम्मीद भी तो करेंगे कि रिस्क के बदले में हमें रिवॉर्ड भी उसी प्रकार की मिलनी चाहिए बढ़िया। लेकिन यहाँ पर कंपनी की जो सेल्स एंड प्रॉफिट है कुछ खास बढ़ नहीं रहे हैं, तो वैसा रिस्क लेने का फ़ायदा ही क्या हुआ भाई, इसके बदले में हम दूसरे कंपनीज़ को चुनेंगे, ठीक है। पर्सनली ये मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, बाकी अगर आपको ठीक लगती है कंपनी तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर किन्हीं को पसंद है कंपनी, इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो अभी यहाँ पर डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट 52 वीक हाई से लगभग 14-15% की मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो लेवल है ये सपोर्ट की लेवल है 326-27, ये जो कैंडल है इसका हाई है और ये जो पिछला कैंडल है इसका लो है, ठीक है। तो एक सपोर्ट की लेवल है, 15% की डिस्काउंट मिल रही है। लेकिन चूंकि एक स्मॉल कैप कंपनी है तो 15% डिस्काउंट काफ़ी नहीं होगा यहाँ पर, मेरे ख्याल से। मेरी जो स्ट्रेटजी है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि स्मॉल कैप कंपनीज में जब भी मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं कम से कम 20% की डिस्काउंट खोजता ही हूँ, फर्स्ट किस्त लगाने के लिए, फर्स्ट बाइंग करने के लिए। उसके बाद उससे भी नीचे 10% गिरती है तो फिर सेकेंड अमाउंट लगाएंगे। इस प्रकार से हम एसआईपी के साथ बाइंग करना प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उस हिसाब से देखें तो डिस्काउंट कुछ खास अवेलेबल नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन ठीक है, वैल्यूएशन के अनुसार बाइंग करना चाहते हो तो यहाँ पर फर्स्ट अमाउंट लगा सकते हो, बल्क में बाइंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर यहाँ पर और भी ज़्यादा करेक्शन आती है और स्टॉक ये सपोर्ट तक गिरकर आती है जो कि 280 की है, तो यहाँ पर सेकंड अमाउंट लगाया जा सकता है। लेकिन अच्छी डिस्काउंट के साथ अगर आपको फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर आप वेट कर सकते हो, करेक्शन अगर होकर इस लेवल तक आ जाती है तो फिर बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट हो जाएगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पर हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो ये लेवल बढ़िया होगा मेरे ख्याल से। अगर मुझे इन्वेस्ट करना होता तो मैं यही लेवल पर बाइंग करता। और यहाँ पर अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो 25% प्लस डिस्काउंट यहाँ पर मिल रही है, 25, 26, 27 इस प्रकार से डिस्काउंट मिल रही है 52 वीक हाई से। देखा जाए तो डिस्काउंट बढ़िया है। अगर मुझे अभी ये नहीं मिली तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं, अगर प्राइस ऊपर भी बढ़ गया और वहाँ से भी 20% की डिस्काउंट मिली तो भी मैं बाइंग कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पर बाइंग करनी होगी तो मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है। तो इस प्रकार से एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की सोच होनी चाहिए। यह है सपोर्ट की लेवल 280 की, फिर यहाँ पर है 240 की सेकेंड सपोर्ट, ये लेवल्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों ये तो रही बात उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पर अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं।
अब हम उनकी भी बात कर लेते हैं जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखे हैं हाई के लेवल पर। अगर आपने यहाँ पर 350 के लेवल पर बाइंग कर रखा है, देखो कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे, ज़्यादातर लोगों के कमेंट्स मुझे ये देखने को मिले हैं कि उनका जो बाइंग का लेवल है ये 350 या 350 के आसपास का ही है। अगर आपका ये लेवल है या फिर मान कर चलो 52 वीक हाई का जो लेवल है 384 या फिर इधर जो भी हाई के लेवल्स हैं, इनमें अगर आपने बाइंग कर रखा है और अभी तक अगर आप होल्ड कर रहे हो, आपको अच्छे खासे लॉसेज हो रहे हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर आपका विजन है लॉन्ग टर्म का, अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है, कंपनी के फंडामेंटल्स, आपको अपने एनालिसिस, अपने रिसर्च पर भरोसा है कि कंपनी आगे बढ़िया तरीके से ग्रो कर सकती है, तो फिर यहाँ पर आप इसे होल्ड कर सकते हो। एक चीज़ और कि अगर आपने इधर में ज़्यादा अमाउंट नहीं लगा रखा है, कम ही अमाउंट लगाया है, तो फिर यहाँ पर ये जो गिरावटें आ रही हैं, इसमें आप एवरेज डाउन कर सकते हो। ठीक है? यहाँ पर गिरी है, इस सपोर्ट पे एवरेजिंग कर सकते हो। फिर यहाँ से और भी ज़्यादा 10% अगर गिर जाती है स्टॉक, तो फिर से यहाँ पर एवरेज डाउन करेंगे। तो 10-10% की एसआईपी के साथ यहाँ पर और भी अमाउंट्स लगाया जा सकता है। अगर आपको कंपनी पर भरोसा है, तो आप अपनी फिर होल्डिंग बढ़ा सकते हो और एवरेज कर के यहाँ पर जो आपका प्राइस है, वो एवरेज में ठीक-ठाक हो जाएगी, हाई की प्राइस नहीं रहेगी, है ना? और आपको अच्छे खासे डिस्काउंट पर भी स्टॉक्स मिल जाएँगे। लेकिन हाँ, ध्यान में रखना एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, कई सारे लोग क्या करते हैं कि जाने-अनजाने में एवरेज डाउन करने के चक्कर में वो लोग अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ़ एक स्टॉक के अंदर दे देते हैं। अब देखो, ये जो स्टॉक है कितना रिस्की है, ये तो हमने डिस्कस किया ही है। स्मॉल कैप कंपनी है, वैसे तो स्मॉल कैप के अंदर उतना ज़्यादा वेटेज देना भी नहीं चाहिए। अगर आप सेफ प्लेयर हो तो, सेफ्टी के साथ चलना चाहते हो तो, अग्रेसिव वालों की अलग बात है। तो सेफ्टी के साथ अगर आप लोग चलना चाहते हो, तो ये ध्यान में रखना कि ज़रूरत से ज़्यादा वेटेज बिल्कुल भी मत देना इस स्टॉक के अंदर। एवरेज डाउन करने के चक्कर में ऐसा नहीं कि आपका पोर्टफोलियो है 5 लाख का और यहाँ पर आपने लगा दिया 1 लाख, 2 लाख रुपए, सिर्फ़ इस एक स्टॉक के अंदर। तो ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, ठीक है? तो यहाँ पर लिमिटेड अमाउंट के साथ ही काम करना है। ये तो हो गई हाई वालों के लिए। अगर किसी ने यहाँ पर लो के लेवल पर बाइंग कर रखा है, तो वो क्या कर सकते हैं, इधर, इधर या फिर इससे भी नीचे के लेवल पर अगर आपने बाइंग कर रखा है और आपके जो प्रॉफ़िट्स हैं वो यहाँ पर कुछ और दिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब कुछ और दिख रहे हैं। तो आप बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो रहे होंगे कि यार प्रॉफ़िट घट गए हैं, इधर ही निकल लेता तो ठीक रहता। तो क्या अब यहाँ पर निकलना सही होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ को समझो, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर आपका विज़न लॉन्ग टर्म का है, 2 साल, 5 साल, 10 साल इस प्रकार का, और आपको कंपनी के ऊपर पूरा विश्वास है, आपको अपने एनालिसिस पर पूरा विश्वास है कि कंपनी आगे ग्रो कर सकती है, तो फिर आप होल्ड करके बैठे रह सकते हो। आप भी उसी प्रकार से यहाँ पर एवरेजिंग कर सकते हो। हर डिप में बाइंग कर के 20% या फिर 10-10% हर डिप में बाइंग कर के यहाँ पर आप अपनी जो स्टॉक्स की क्वांटिटी है, वो आप बढ़ा सकते हो, ठीक है? क्वांटिटी बढ़ेगी तो अच्छी बात होगी, आगे चलकर ये जो स्टॉक है ये बढ़ेगा, तो फिर ओवरऑल आपको गेन भी बढ़िया मिल सकते हैं, है ना? तो इस प्रकार से यहाँ पर आप एवरेजिंग कर सकते हो, लेकिन वही चीज़ फिर से बोलना चाहूँगा कि ज़रूरत से ज़्यादा वेटेज बिल्कुल भी मत दे देना। तो इस प्रकार से आप होल्ड करके बैठे रह सकते हो। बाकी अगर आपको अब पहले कंपनी के ऊपर भरोसा था लेकिन अब नहीं है, तो आप लोग चाहो तो यहाँ पर प्रॉफ़िट बुकिंग कर सकते हो। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है यहाँ पर गिरावट देखकर, लेकिन ओवरऑल अगर आप प्रॉफ़िट में हो और आप चाहते हो कि यहाँ पर मैं प्रॉफ़िट बुक कर लूँ और दूसरे किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करूँ, तो फिर आप वो भी कर सकते हो, ठीक है? अब चलो यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म के लिए डिस्कस करते हैं। जिनका विज़न शॉर्ट टर्म का है, वो क्या कर सकते हैं यहाँ पर? तो देखो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको क्या ठीक लगती है। बाकी एग्ज़ाम्पल के माध्यम से आपको मैं बताना चाहूँगा कि देखो, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने पोजिशनल ट्रेड लिया है, तो मान लो यहाँ पर इस सपोर्ट पर लिया होगा, इस सपोर्ट पर लिया है एंड उसके बाद यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है ये है 52 वीक हाई की। 52 वीक हाई यहाँ पर बनी और फिर स्टॉक के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलने लगी, तो फिर यहाँ पर आप सेल करके निकल सकते थे या फिर 50% अमाउंट या फिर अपना जो कैपिटल है उसे आप निकाल सकते थे, बाकी के अमाउंट को छोड़ सकते थे। लेकिन अगर आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया है, तो भी आप यहाँ पर ओवरऑल प्रॉफिट में ही होंगे। और अगर यहाँ पर आप निकलना चाहते हो तो यहाँ पर निकल सकते हो। ओवरऑल अभी तो आपको गेन ही मिल रहा होगा।
लेकिन हाँ, अगर आपने इधर के लेवल पर बाइंग कर रखा है और आपका शॉर्ट टर्म का विज़न है, तो फिर आप सेल करके निकल सकते हो। आई थिंक आपको पहले से ही स्टॉप लॉस लगाकर चलना चाहिए था। क्या होता है कि ट्रेड तो लेते हैं लोग लेकिन स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस अगर आप नहीं लगा कर रखते हो तो फिर आपका जो कैपिटल है वो सेफ कैसे रहेगा भाई? और ट्रेड आप लोग कर रहे हो तो ट्रेड में स्टॉप लॉस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, कंपल्सरी होती है। तो बस ये रही हमारी आज की वीडियो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।